नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। कभी सोचा है दुनिया में कहीं भी कोई भी मिसाइल चले और अमेरिका को मतलब फौरन पता चल जाए? ये होता कैसे है? बीबीसी हिंदी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हमें अमेरिकी स्पेस फोर्स के एक खुफिया सेंटर के अंदर की कहानी बताती है। और फिर दूसरी तरफ यूक्रेन के युद्ध के मैदान में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए और दुश्मन को कह सकते हैं कि घेरने के लिए एक एकदम अनोखा पॉइंट सिस्टम चल रहा है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन स्रोतों से खास जानकारी निकालना और ये समझना कि भाई ये नई तकनीक और ज़मीनी हकीकतें दुनिया भर के संघर्षों को कैसे कैसे बदल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेस फोर्स। बीबीसी पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है जिसे उनके मुख्य ट्रैकिंग सेंटर में जाने दिया गया। हाँ, ये बड़ी बात है। का है जहां 24/7 मतलब 2400 घंटे दुनिया भर की मिसाइलों पर नजर रखी जाती है, चाहे वो ईरान से चलें या रूस से, कहीं से भी। और वो लोग गोल्डन डोम नाम की एक बहुत बड़ी मिसाइल डिफेंस शील्ड पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ मिसाइल ट्रैकिंग तक ही सीमित नहीं है। ये असल में अमेरिका की पूरी रक्षा रणनीति का एक एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। हाँ, अपने सहयोगियों को सुरक्षा देना, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। खासकर अब जब चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें अंतरिक्ष में अपनी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। जैसे वो हाइपरसोनिक मिसाइलें। हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो बहुत तेज होती हैं और जिन्हें रोकना मुश्किल है। और साथ ही सैटेलाइट को मार गिराने वाले हथियार भी। तो अमेरिका इसे लेकर वाकई काफी चिंतित है। ये दिखाता है कि कैसे स्पेस मतलब अंतरिक्ष अब एक नया संघर्ष का मैदान बनता जा रहा है। आपको याद होगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जब हमला हुआ था, तब भी स्पेस फोर्स ने सटीक टारगेटिंग और कम्युनिकेशन जैमिंग में मतलब दुश्मन के संचार को रोकने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। अच्छा, तो ये सिर्फ देखना नहीं है बल्कि सीधे सीधे एक्शन लेना भी है। मतलब अंतरिक्ष अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही, ये तो असल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अब हकीकत है। अंतरिक्ष में आपकी जो क्षमताएं हैं वो जमीन पर चल रही लड़ाई का नतीजा तय कर सकती हैं। इसीलिए ये गोल्डन डोम जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं। लक्ष्य तो यही है कि एक तरह का अभेद्य सुरक्षा कवच बना लिया जाए। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। ये कितना कामयाब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब आसमान से जमीन पर आते हैं। यूक्रेन, वहां रूसी सेना से लड़ने के लिए एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा तरीका इस्तेमाल हो रहा है, पॉइंट सिस्टम। हाँ, वो पॉइंट सिस्टम। वो ड्रोन हमलों के वीडियो का विश्लेषण करते हैं और जो यूनिट सटीक निशाना लगाती हैं उन्हें पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में था कि एक रूसी सैनिक को निशाना बनाने पर शायद 6 पॉइंट मिलते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई सैनिक सरेंडर कर दे तो उसके ज्यादा पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो शायद आगे बातचीत में काम आ सकता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा वीडियो गेम जैसा लगता है ना, गेमिफिकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पर इसका मकसद बहुत गंभीर है। देखिए, यूक्रेन के पास संसाधन सीमित हैं और दुश्मन बहुत बड़ा है। हाँ। तो ऐसे में ये सिस्टम एक तरीका है डेटा इकट्ठा करने का, अपनी लड़ाई की रणनीति को और बेहतर बनाने का। हाँ। और साथ ही जो सैनिक लगातार लड़ रहे हैं, थक गए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का भी। पर क्या सैनिक इसे मानते हैं? मतलब क्या ये वाकई काम कर रहा है? इस पर राय बटी हुई है। जैसा कि आपने कहा, कुछ सैनिक मानते हैं कि हाँ, इससे यूनिट्स के बीच एक होड़ सी रहती है और हमले ज्यादा सटीक होते हैं। पर कुछ ये भी कहते हैं कि ये सैनिकों को सेना छोड़ने से रोकने के लिए काफी नहीं है। जमीनी हकीकतें ज्यादा जटिल हैं। फिर भी ये दिखाता है कि देश युद्ध जीतने के लिए कितने नए और कह सकते हैं कि लीक से हटकर तरीके आजमा रहे हैं। तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि एक तरह से डेटा के आधार पर युद्ध लड़ने की कोशिश भी है, ये जानने की कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं। हाँ, काफी हद तक बिल्कुल। हर हमले का विश्लेषण होता है, किस हथियार से कितना नुकसान हुआ, दुश्मन ने कैसे जवाब दिया। ये सारा डेटा भविष्य की योजना बनाने में काम आता है। खासकर जब आपके पास गोला बारूद सीमित हो तो उसका सबसे असरदार इस्तेमाल कैसे करें, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो हुई नई तकनीक और नई रणनीतियों की बात, लेकिन दुनिया में पुराने मुद्दे और पुरानी तलखियां भी साथ साथ चल रही हैं। जैसे सीरिया से खबर है, सुवेदा में वहां के स्थानीय द्रूज समुदाय और सरकार के समर्थक गुटों के बीच फिर से हिंसक झड़पें तेज हो गई हैं। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स में तो बाहरी ताकतों के दखल की भी बात है।
शायद इजराइल की भूमिका भी हो सकती है। ये काफी जटिल स्थिति है वहां। और एक और मामला है बांग्लादेश से, फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को लेकर। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा। एक विवाद खड़ा हो गया, सोशल मीडिया पर खबर उड़ी कि घर तोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने भी चिंता जताई जी। लेकिन फिर बांग्लादेशी अधिकारियों और कुछ स्थानीय जानकारों का कहना है कि भाई जिस इमारत की बात हो रही है वो रे के परिवार की थी ही नहीं, वो किसी और की थी। अच्छा। हाँ, उनका दावा है कि रे का जो असली घर था वो तो बहुत पहले ही टूट चुका है और ये जमीन अब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। तो मतलब सच क्या है ये पता लगाना भी मुश्किल है। इनसे जुड़े विवाद कितने उलझ सकते हैं। सच कई बार कई परतों में छिपा होता है और हर पक्ष का अपना दावा होता है। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे एक तरफ स्पेस फोर्स जैसी एकदम हाईटेक निगरानी आसमान से सब देख रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन जमीन पर लड़ाई को एक तरह से गेम की तरह प्लान कर रहा है, पॉइंट्स देकर। और साथ ही सीरिया या बांग्लादेश जैसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास और स्थानीय संघर्षों की अपनी जटिलताएं हैं जो शायद तकनीक से हल नहीं होती। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, मतलब जैसे जैसे युद्ध और निगरानी तकनीकी रूप से और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, तो क्या संघर्ष का जो मूल स्वभाव है वो बदल रहा है? और जब अंतरिक्ष भी, जैसा हमने बात की, एक संभावित युद्ध का मैदान बन जाए, तो फिर दुनिया की स्थिरता के लिए इसके क्या मायने होंगे? वाकई इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान से लेकर रूस तक सबकी मिसाइलों पर अमेरिका की निगाह। इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइल हो या यूक्रेन पर छोड़ी गई रूसी मिसाइल, अमेरिकी स्पेस फोर्स को रहती है सबकी जानकारी। बीबीसी को मिला सेंटर का एक्सक्लूसिव एक्सेस, दिखाएंगे रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। स्पेस वॉर की तैयारी में जुटे अमेरिका से इस खास रिपोर्ट के अलावा आज दिखाएंगे रूसी सैनिकों की जान लेने और उन्हें पकड़ने पर अपने सैनिकों को इनाम में पॉइंट्स देता है यूक्रेन। क्या है उसकी इस स्कीम का मकसद और क्यों हो रही है इसकी आलोचना? सीरिया में फिर हुई द्रूज समुदाय और स्थानीय मिलिशिया के बीच झड़पें, खतरे में पड़ा कल हुआ समझौता। सीरिया ने फिर की सुवैदा में सेना की तैनाती, बात करेंगे कार्यक्रम में। क्या सचमुच तोड़ा जा रहा है बांग्लादेश में सत्यजीत रे के पूर्वजों का घर? बांग्लादेश की सरकार ने कहा रे से नहीं है इसका कोई कनेक्शन। क्या है सच्चाई? दिखाएंगे बांग्लादेश से ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे 5वीं क्लास का एक बच्चा बना डांसिंग सेंसेशन? दिखाएंगे क्यों इंडोनेशिया के इस बच्चे का वायरल डांस अब कॉपी कर रहे हैं कई जाने माने लोग। और क्या आपको पता है कि दुनिया में अगर कहीं कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है उसका पता अमेरिका को कैसे चल जाता है? ये काम करती है यूएस स्पेस फोर्स। यही नहीं, अब ये स्पेस फोर्स स्पेस में लड़ने और उसे जीतने की तैयारी में लगी है। अमेरिकन मिसाइल डिफेंस शील्ड को लेकर भी काम शुरू हो गया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द गोल्डन डोम कहते हैं। यूएस स्पेस फोर्स 5 साल पहले बनी थी। ये अमेरिकी सेना में सबसे नई सर्विस है। चाहे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना हो, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकी हमला हो, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। बीबीसी वो पहला इंटरनेशनल मीडिया है जिसे इसके अंदर जाने का मौका मिला। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉनी बील की रिपोर्ट। ये अमेरिकी स्पेस फोर्स का वो मेन सेंटर है जहां वो दुनिया के किसी भी हिस्से से दागी गई मिसाइल को ट्रैक करते हैं। Coordinates for the second launch are 15 north by 42 east. Do you copy? Thank you. हम पहले इंटरनेशनल मीडिया हैं जिसे यहाँ आने की इजाज़त मिली है। ये लोग 24 घंटे 7 दिन बिजी रहते हैं और अलर्ट पे रहते हैं। No notice launch, Iran. ये सिर्फ एक ड्रिल है, पर कुछ हफ्ते पहले अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वाकई मिसाइल लॉन्च ट्रैक कर रहा था। तब ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर कई मिसाइलें दागी थीं। हमने देखा कि ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया। आखिरकार हमने पूरे बेस और वहां मौजूद अधिकारियों को बचा लिया। उस वक्त कैसा लगा? जिम्मेदारी भरा। अपने अमेरिकी और सहयोगी सैनिकों को सुरक्षित रखने का काम वाकई बहुत बड़ा है। यहीं से वो यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को भी ट्रैक कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये अपने पार्टनर्स और सहयोगियों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन बाहर लगे पावरफुल सेंसर्स भी अमेरिका की पहली लाइन ऑफ डिफेंस हैं।
क्योंकि चीन और रूस दोनों की हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर अमेरिका चिंतित है। इस तरह यूएस स्पेस फोर्स आसमान में मौजूद सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं जो हजारों मील दूर हैं। ये उन एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक है जिससे मिसाइल डिफेंस शील्ड बनेगी, जिसे गोल्डन डोम कहते हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर भी फिक्रमंद हैं कि चीन और रूस स्पेस में क्या कर रहे हैं। उनके पास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो दूसरे सैटेलाइट्स को पकड़कर ऑर्बिट से हटा देते हैं। स्पेस भी अब पहले से कहीं ज्यादा भर गया है और इसे लेकर अब सबकी दावेदारी भी बढ़ गई है। ये लोग 11,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को ट्रैक कर रहे हैं। हम स्पेस में साइबर डोमेन के लिए लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे स्पेस फोर्स के सीनियर लीडर्स ने डॉग फाइटिंग की भी बात की थी। क्या ऐसा होना शुरू हो गया है? मुझे नहीं पता कि हम उस फिल्म टॉप गन जैसी डॉग फाइट में कहां पर हैं, पर ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। टॉप सीक्रेट ये क्या है? इसे ये दिखाने के लिए लगाया है कि ये रूम किस चीज के लिए है। मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता। अमेरिकी सेना जो स्पेस पर नेविगेशन, कम्युनिकेशन और टारगेटिंग के लिए निर्भर है, उसके लिए ये काफी बड़ी चुनौती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा करने के लिए लड़ाई करेगा। हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि आपके अच्छे स्वभाव की वजह से कोई आप पर हमला नहीं करेगा। अगर मैं साफ कहूं तो आप स्पेस के लिए, अपने बचाव के लिए हथियार बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इन्हें और बेहतर बनाने की वकालत कर रहे हैं और इन्हें परख रहे हैं ताकि हम अपनी ताकत के बूते संघर्ष को रोक पाएं। हमें अपने सिस्टम्स और काबिलियत के दम पर अपने एसेट्स का बचाव करना होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या करेंगे? मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हालिया अमेरिकी हमला हमें ये बताता है कि अमेरिका क्या कुछ कर सकता है। स्पेस फोर्स ने काफी अहम भूमिका निभाई और ये सुनिश्चित किया कि बॉम्बर्स सैटेलाइट गाइडेड बमों के साथ सटीकता से हमला करें। ऐसी टीम्स को इलाके में डिप्लॉय किया गया जिन्होंने ईरानी कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया और जैम किया। अमेरिका स्पेस की रेस में आगे चल रहा है और वो अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। बीबीसी संवाददाता जॉनी बील की रिपोर्ट। और इधर यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस ने कहा है कि उसने आधी रात के बाद 73 यूक्रेनियन ड्रोन्स को नाकाम कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 3 मॉस्को की ओर दागे गए थे। 3.5 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग में यूक्रेन का हथियार भंडार कम हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को नए रिसोर्सेज देने और उन्हें जंग के लिए मोटिवेट करने के नए तरीके निकाले हैं। इस बारे में जानिए बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट में। हर रोज ऐसी हजारों तस्वीरें आती हैं जिनमें दिखता है कि फ्रंटलाइन पर इंसानों और मशीनों दोनों पर हमले हो रहे हैं। सब कुछ फिल्मा कर गिनती की जाती है, हिसाब रखा जाता है। रूस से इस गैर बराबरी की जंग में यूक्रेन डेटा को नए ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। जब से जंग शुरू हुई है तभी से यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स अपने ऑपरेशंस को फिल्मा रही है। वीडियो को कीव भेजा जाता है जहां एनालिसिस करने के बाद हर सटीक निशाने के लिए यूनिट को इनाम के तौर पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो क्या ये एक यूक्रेनी ड्रोन है जो रूसी ड्रोन को निशाना बना रहा है? हाँ बिल्कुल। राजधानी में एक सीक्रेट ऑफिस में एनालिस्ट वीडियो में ये देखते हैं कि निशाना सटीक रहा या नहीं और उस हिसाब से यूनिट्स को पॉइंट्स देते हैं। हमसे लोकेशन और लोगों के नाम छिपाने के लिए कहा गया है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग ई पॉइंट्स दिए जाते हैं। यह आपकी वीडियो गेम जैसा लग सकता है लेकिन है बहुत गंभीर। एक रूसी सैनिक को मारने पर 6 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन कोई सरेंडर कर दे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि उसके सहारे आगे चलकर डील की जा सकती है। वो जगह है जहां हम रूसियों को मार रहे हैं। ये स्कीम यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर की सोच है। वो चाहते हैं कि ज्यादा सैनिकों और हथियारों वाले रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन स्मार्ट तरीके अपनाए। जब लोग कहते हैं कि इस स्कीम से आप जंग को एक गेम जैसा बना रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? सबसे अहम है जंग को लेकर सटीक आंकड़े जुटाना ताकि हम समझ पाएं कि अपने सीमित संसाधनों को कैसे असरदार ढंग से इस्तेमाल करना है। लेकिन ये पॉइंट्स मोटिवेशन भी देते हैं। जब हम पॉइंट्स की वैल्यू बदलते हैं, हमारे लोगों का मनोबल भी बढ़ जाता है। हमारे लिए सबसे अहम है समस्या को हल करना और हम इसी के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये जंग है और हम इसे गेम नहीं मानते।
इस लंबी जंग में फ्रंटलाइन पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों के लिए कुछ हटकर है। हमने दर्जन भर सैनिकों से बात करके जानना चाहा कि वो इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं। हमें कुछ दिलचस्प जवाब मिले। वोलोदिमीर ने कहा, मैं और मेरे साथी इस स्कीम को ठीक मानते हैं। ये ऐसा तरीका है जिससे हम दुश्मन को असरदार ढंग से नुकसान पहुंचाते हुए अपने नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं। मगर खुद को स्नेक कहने वाले एक सैनिक इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं, इससे मनोबल नहीं बढ़ता। पॉइंट्स लोगों को सेना छोड़ने से नहीं रोक सकते। लेकिन फ्रंटलाइन पर तैनात ज्यादातर यूनिट्स इस नई स्कीम से खुश नजर आईं। ये पॉइंट सिस्टम बहुत पुराना नहीं है। जब समझ आ गया कि ये कैसे काम करता है तो लगा कि ये तरीका अच्छा है। हमारे लड़के थक चुके हैं और उनका मनोबल बढ़ाना आसान नहीं है। इस सिस्टम से थोड़ी मदद मिलती है। किसी को मारने पर पॉइंट्स मिलना सुनने में बेरहमी भरा लगता है, लेकिन ये एक जंग है और यूक्रेन हर हाल में जितने असरदार ढंग और समझदारी से हो सकता है टिके रहने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में एक तरफ तो इसराइल और हमास में जंग जारी है, दूसरी ओर सीरिया में भी फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां रविवार से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के एक संगठन के मुताबिक इस हिंसा में बहुत क्रूरता भी हुई है। यह हिंसा सीरिया के दक्षिणी शहर सुबैदा में हुई। अब यूएन ह्यूमन राइट्स के चीफ ने सीरिया की अंतरिम सरकार से डिमांड की है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाए। सीरिया का सुबैदा द्रूज समुदाय बहुल इलाका माना जाता है। वहां उनके और सीरियाई सरकार के वफादार गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। कल दोनों पक्षों के बीच समझौता तो हुआ, लेकिन अब इसे लेकर भी चिंता शुरू हो गई है, क्योंकि शहर में मौजूद चश्मदीदों ने बताया है कि सरकार समर्थक गुटों ने आधी रात को आगे बढ़ने की कोशिश की। सीरिया में मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था ने कहा कि हथियारबंद इन गुटों की द्रूज लड़ाकों के साथ सुबैदा के बाहर झड़प हुई। सुबह संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने एक बयान में कहा, यह खून खराबा रुकना चाहिए, और उन्होंने साथ में कहा कि वहां सभी लोगों की सुरक्षा की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और सीरिया के इस सांप्रदायिक हिंसा की वजह से इजराइल को भी इसमें शामिल होना पड़ा। इजरायली सुरक्षा बलों ने बुधवार को दमिश्क और सुबैदा पर बम गिराए और आधी रात के बाद फिर हमले किए। आईडीएफ ने कहा कि उनके हमले करने का मकसद द्रूज समुदाय के लोगों को बचाना है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि उसने सीरिया पर इजराइल के हमलों का समर्थन नहीं किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का मकसद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराना है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं दमिश्क में मौजूद बीबीसी संवाददाता लीना सिंजाब। ये बिल्कुल साफ संदेश है कि अमेरिका इस सीरियाई सरकार को समर्थन देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इजरायली हमलों की तारीफ करने के बाद सीरिया की सरकार को कमजोर महसूस करवाएं। हालांकि हमने कई लोगों से इस बारे में बात की, जिन्होंने कहा कि बिना इजरायली हवाई हमलों के ये सीजफायर डील नहीं हो सकती। और बात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें चल रही हैं कि बांग्लादेश के मैमन सिंह में मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे का 100 साल से भी पुराना पुश्तैनी घर तोड़ा जा रहा है। इस बीच इसे लेकर भारत में भी राजनीतिक हलचल शुरू हुई। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से इस घर को ना तोड़ने की अपील की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे बचाने को कहा, लेकिन फिर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये इमारत तो सत्यजीत रे की है ही नहीं। तो आखिरकार इस पूरे मामले का सच क्या है? किसका है ये घर? जानने के लिए बीबीसी बांग्ला ने लोकल रिसर्चर्स और कुछ लोगों से बात की। बांग्लादेश के मैमन सिंह में मौजूद 100 साल पुरानी एक जर्जर इमारत को तोड़ने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ये बात फैल गई कि ये बिल्डिंग मशहूर फिल्म डायरेक्टर और लेखक सत्यजीत रे के पूर्वजों की थी और अब इसे गिराया जा रहा है। इसे लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से इस घर को तोड़ने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। इस टूटी फूटी एक मंजिला इमारत का बांग्लादेश शिशु अकादमी ने 1989 से 2007 तक अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया था। अब अकादमी ने इस स्ट्रक्चर को तोड़कर यहाँ एक 5 मंजिला इमारत बनाने का फैसला किया है। मैमन सिंह के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की फील्ड ऑफिसर सबीना यास्मिन ने बताया कि ये इमारत आर्किटेक्चरल नज़रिए से बेहद अहम है, इसलिए शिशु अकादमी से मौखिक तौर पर अनुरोध किया गया है कि इसे तोड़ा ना जाए और संरक्षित किया जाए।
सबीना यास्मिन ने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मेमनसिंह रीजन नाम की एक किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि ये घर मोसुआ के रे परिवार का था, जो जमींदार थे और सत्यजीत रे के पूर्वज भी। दूसरी ओर मेमनसिंह में आर्कियोलॉजी विभाग में रिसर्चर और एक यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम लेक्चरर स्वपन धर ने कहा कि ये घर सत्यजीत रे के परिवार का नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ये स्ट्रक्चर कभी समाजसेवी राणादा प्रसाद साहा का था। धर ने आगे बताया कि ये जमीन राणादा प्रसाद साहा को सूर्यकांता के जमींदार परिवार ने दान में दी थी। स्वपन धर के मुताबिक सत्यजीत रे के पूर्वजों से जुड़ा एक घर इसी इलाके में था, लेकिन उसे करीब 10 साल पहले ही गिरा दिया गया था। स्थानीय पत्रकारों ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि प्रशासन के निर्देश पर डेमोलिशन का काम रोक दिया गया है। इस इमारत के लिए सभी पक्षों के साथ जिला कमिश्नर के कार्यालय में एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक के बाद जिला कमिश्नर मोफिदुल आलम ने कहा कि ये इमारत सत्यजीत रे के पूर्वजों की नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कमिश्नर ने इस बात की भी पुष्टि की कि सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीन बांग्लादेश सरकार के नाम पर दर्ज है। और अब दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान में मौजूद चरमपंथी गिरोह लश्कर तैयबा यानी LAT का एक धड़ा है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा है कि ये भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग का प्रमाण है। जर्मनी में आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए 81 अफगान नागरिकों को काबुल डिपोर्ट किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये दूसरा मौका है जब जर्मनी से ऐसे अफगान नागरिकों को काबुल भेजा जा रहा है। जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है कि ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने विद्रोही सैनिकों को हथियार डालने और अपने खेमे में शामिल करने के लिए पैसों की पेशकश की है। सरकारी मीडिया ने कहा है कि अब तक 14 विद्रोही पाला बदलकर सरकार की तरफ आ गए। म्यांमार पिछले 4 सालों से गृहयुद्ध से जूझ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप को क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी हो गई है। ये उम्रदराज लोगों में होने वाली एक कॉमन कंडीशन होती है। डोनाल्ड ट्रंप 79 साल के हैं और हालिया तस्वीरों में उनके सूजे हुए पांव और हाथों की त्वचा की वजह से चर्चा हो रही थी। लेकिन अधिकारियों ने बताया कि बार बार हाथ मिलाने से और एस्पिरिन के इस्तेमाल से उनके हाथ ऐसे हुए हैं। और आपको रेसिंग बोट पर मजे से डांस करता ये बच्चा याद है क्या? इंडोनेशिया का ये बच्चा जिसका नाम है रायन अर्कन, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। 5वीं क्लास के इस बच्चे के डांस में ऐसा क्या खास है? Tariannya aku bikin sendiri. Ikutan aja. तो वैसे तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस किया था, लेकिन कई सेलिब्रिटीज अब इसे कॉपी कर रहे हैं, जैसे डीजे स्टीव आओकी, नामी गिरामी खिलाड़ी, एसी मिलान सेंट जर्मेन के फुटबॉलर्स। 2 साल पहले ही उन्हें टोगक बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। इनका काम होता है बोट चला रहे लोगों का उत्साह बढ़ाना, और कौन सी बोट रेस में जीतेगी ये इन पर ही निर्भर करता है। हालांकि इनकी माँ को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा करते हुए वो बोट से नीचे ना गिर जाएं। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका।